हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो साथियों, हम आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके रवि सर आपको आज जो है पहली क्लास, डेमो क्लास आप बोल सकते हो, और इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और आपको रवि सर आज पूरा जो है एक प्लांट फिजियोलॉजी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे और आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और आपको डेमो क्लास इतनी शानदार जो है मिलने वाली है और आगे आने वाले कंटेंट भी आपको बेस्ट मिलने वाले हैं। उससे आप आपके फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या हम बात करें एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपके सीयूटी के बाद जितने भी होने वाले, चाहे हम स्टेट की बात करें, आईसीआर पीजी तक की बात करें, उसमें भी लगभग सर हमारे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए उसके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस क्लास को एंजॉय करिए। बाकी का मैं आपको एग्रोनॉमी में मिलता हूं और अभी सर के साथ कंटिन्यू करिए। थैंक यू। हाँ तो भाई, अब हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि हमारी टारगेट 60 सीरीज का एक पार्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है? वाइटल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वाइटल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। तो वाइटल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है? वाइटल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। ठीक, अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहेंगे? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहेंगे? स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाएगा? स्टीफन हेल्स को बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टीफन हेल्स को। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग प्लांट्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का वाटर के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, फिर उस फोटोसिंथेटिक मटेरियल को कैसे प्लांट आगे यूज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका क्या रोल होता है, प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को इसके सब पार्ट से उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप है, उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये एक ब्लड का सैंपल है, ये क्या है? हमारा ब्लड सैंपल है। ये क्या है? ब्लड सैंपल है। ठीक, ब्लड सैंपल है। जब इस ब्लड सैंपल को मैं एक वाटर के सॉल्यूशन में जैसे ही इस ब्लड की एक ड्रॉप को डालता हूं, तो ये ड्रॉप धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डिसोल्व होने लग जाएगी। और ये डिसोल्व या डिस्पर्ज इस तरीके से होती है कि पूरे सॉल्यूशन में फैल जाती है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ना, डिफ्यूजन को क्या बोल सकते हैं? डिस्पर्जन ऑफ dispersion in all direction, in all direction। ठीक, डिस्पर्जन इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि देखो हमारी जो एक बूंद ब्लड की थी वो पूरे वाटर सॉल्यूशन में डिस्पर्ज हो गई यूनिफॉर्म तरीके से। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from high concentration to low concentration। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन। अब एक डिफ्यूजन का सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। जब हम लोग रेडी होते हैं किसी शादी वगैरह पार्टी फंक्शन में जाने के लिए रेडी होते हैं, तो हम लोग परफ्यूम का स्प्रे करते हैं। जैसे ही परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाती है उसकी फ्रेग्रेंस। तो वो भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की रेट भी अलग अलग होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका मीडियम कैसा है। तो डिफ्यूजन रेट, अगर मान लीजिए गैस है तो उसकी डिफ्यूजन की रेट फास्ट होगी। फिर उसके बाद लिक्विड, क्योंकि पानी उससे थोड़ा स्लो डिस्पर्ज होता है। देन उसके बाद सॉलिड। ये बात क्लियर? यहां तक डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। आगे बढ़े। अब देखो डिफ्यूजन
जो डिफ्यूजन है वो तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक तीसरा जो होता है वो होता है एक्टिव डिफ्यूजन। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, देखो सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हम बात कर रहे थे तो सिंपल डिफ्यूजन, पहली चीज डिफ्यूजन के लिए आप याद रखना कि ये कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक, यहां पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। ठीक, पहली चीज क्लियर कि ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लिविंग सिस्टम में फॉलो हो रही है। ये कहां फॉलो होती है? नॉन लिविंग सिस्टम में। कहां फॉलो होती है? नॉन लिविंग सिस्टम में। ठीक, ये बात क्लियर, पैसिव प्रोसेस होती है, नॉन लिविंग सिस्टम में होती है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कहां होता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, देखिए अब यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन है, यहां से जो मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यही सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है नॉर्मली। अब हम लोग देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, इनमें क्या रोल होता है। तो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, गैसियस गैस एक्सचेंज, जो गैस का एक्सचेंज होता है इन ह्यूमन, वो एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। वैसे ही वेपराइजेशन, जो वेपराइजेशन होता है वो भी एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन यह भी एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू, वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन, वो भी सिंपल डिफ्यूजन है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन के बाद, सिंपल डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो टेम्परेचर, मान लीजिए किसी रूम का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैसेस पार्टिकल होता है या लिक्विड पार्टिकल होता है या सॉलिड पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके बीच में मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। जो डिफ्यूजन की रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही प्रेशर, नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो किसी को पौधों में पानी देना है, अब पाइप में पानी का प्रेशर या फ्लो स्लो है, तो क्या करेंगे? आगे से उस टिप को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो वाटर का फ्लो बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ जाएगी। प्रेशर को जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ही तेजी से जाएगा, ज्यादा जाएगा। तो कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिफ्यूजन। अब देखो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मान लीजिए एक थिन फिल्टर पेपर से हम लोग फिल्टर कर रहे हैं किसी चीज को। एक मान लीजिए मोटे, मतलब एक बारीक कपड़ा लिया और एक मोटा कपड़ा लिया। मुझे ये बताओ कि फिल्टर जो हम लोग छान रहे हैं किस कपड़े से जल्दी होगा? तो जो बारीक कपड़ा होगा उससे जल्दी फिल्टर होगा, जबकि मोटे कपड़े से थोड़ा लेट फिल्टर होगा। तो डिफ्यूजन थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर थिकनेस ज्यादा है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अगर ये ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा। डिफ्यूजन कैसा होगा? स्लो होगा। यहां तक क्लियर? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन रेट, पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ेगी। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अगर उसे बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन क्या होगा? कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है?
देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें वेक्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। अकर ड्यू टू वेक्टर प्रोटीन, किसकी वजह से होंगे, वेक्टर प्रोटीन की वजह से होंगे। किसकी वजह से होंगे? अब मुझे ये बताओ, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन अकर ड्यू टू वेक्टर प्रोटीन, ये वेक्टर प्रोटीन होते क्या है? तो देखो वेक्टर प्रोटीन क्या होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन प्रोटीन, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन प्रोटीन। ठीक है, तो 8 भिन्न प्रकार के एक्वापोरिन प्रोटीन से मिलके हमारा वेक्टर प्रोटीन बनता है। ये देखिए, ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, वेक्टर प्रोटीन है। अब ये वेक्टर प्रोटीन क्या करता है, ये फ्लिप बाबा, मतलब यहां से ये मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे, देन उसके बाद फ्लिप कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आके चिपके, ये पूरा हमारा ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे तो ये क्या होंगे, ऐसे फ्लिप कर जाएंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स बाइंड करने के बाद वेक्टर प्रोटीन ऐसे फ्लिप करेगा, तो इनका मूवमेंट जो आउटर पे था वो इनर में चला गया। तो देखिए अब यहाँ पे 3 टाइप के फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखने को मिलते हैं। पहला होगा यूनिपोर्ट, दूसरा होगा सिम्पोर्ट, तीसरा होगा एंटीपोर्ट। लेकिन देखो, जब सिर्फ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब हम लोग सिर्फ ए प्रकार के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिपोर्ट। जब हम देखो ये अलग मॉलिक्यूल्स है और ये अलग मॉलिक्यूल्स है, जब दो मॉलिक्यूल्स या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। लेकिन जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखिए, जब हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोर्ट। क्लियर? यूनिपोर्ट क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन यूनिपोर्ट, 2 मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन सिम्पोर्ट। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज एंटीपोर्ट। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, अब आता है एक्टिव डिफ्यूजन। पहला था सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा था हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब एक्टिव डिफ्यूजन, तो एक्टिव डिफ्यूजन में ऐसा क्या होता है भाई, एक्टिव डिफ्यूजन में हमेशा क्या होता है, एटीपी खर्च होती है। क्या खर्च होती है, एटीपी यूज होगी। ठीक, पहली बात एटीपी यूज होती है। दूसरी चीज, ये सेलेक्ट करेगा, सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है ये, सेलेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जब खर्चा कर रहा है आदमी तो वो सेलेक्ट तो करेगा ना कि भाई किससे पढ़ना है। मान लो आप किसी कोर्स का पे करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे ना कि भाई इन सर से पढ़ना है या इनसे नहीं पढ़ना है। तो वैसे ही एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एटीपी खर्च होती है, तो वहां पे सेलेक्टिव प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक, अब देखो वहां जो सिंपल डिफ्यूजन था, वहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था, जबकि यहां क्या होगा, लो टू हाई भी हो जाएगा और हाई टू लो भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो लो से हाई कैसे होगा, एटीपी खर्च करके होगा। ठीक, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं अप हिल ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। ठीक, ये चीज क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो इनमें एक कंपैरिजन देख लेते हैं सर, कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। मुझे ये बताइए कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहां जरूरत पड़ेगी। सिंपल डिफ्यूजन तो नॉन लिविंग पे फॉलो हो रहा था, तो यहां तो जरूरत थी नहीं। उसके बाद में फैसिलिटेट, हमने बोला ना कि वेक्टर प्रोटीन, तो यहां जरूरत होती है। कौन होता है, वेक्टर प्रोटीन होता है। ठीक, यहां भी होती है। वैसे ही सेलेक्टिविटी, अब सेलेक्ट देखो यहां तो सब आ रहे हैं, आओ और जाओ, हाई कंसंट्रेशन से आओ लो पे जाओ, तो यहां पे सेलेक्टिविटी नहीं होगी सिंपल डिफ्यूजन में। जबकि फैसिलिटेट में क्या हो रहा था, हम लोग वेक्टर प्रोटीन यूज कर रहे हैं। अब वेक्टर प्रोटीन सेलेक्ट करेगा ना, एक था हमारा सिम्पोर्ट, एक था हमारा एंटीपोर्ट, एक था हमारा यूनिपोर्ट, तो वो सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं।
कि भाई ए मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम लोग यूनिपोर्ट बोल रहे हैं, जब दो मॉलिक्यूल एक में जा रहा है तो उसे हम लोग सिम्पोर्ट बोल रहे हैं, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम लोग एंटीपोर्ट बोल रहे हैं। तो एक सेलेक्टिविटी तो ही, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेलेक्टिविटी होती है। एक्टिव में भी होती है क्योंकि यहाँ तो बोला ही है कि एटीपी खर्च हो रही है, तो ये तो ऑब्वियसली करेगा। अब सेचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नहीं होगा, सेचुरेशन यहाँ देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि 8 एक्वापोरिन प्रोटीन हम लोग यूज कर रहे थे, एक टाइम आएगा तब वो सेचुरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिलता है। ऐसे एक्टिव डिफ्यूजन में भी देखने को मिलता है। ठीक, अब मुझे बताइए, अब हिल ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन में तो होगा नहीं, फैसिलिटेट में भी ऐसा कुछ था नहीं, क्यों? क्योंकि फैसिलिटेट में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे भी अपहिल ट्रांसपोर्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्टिव डिफ्यूजन है इसके अंदर हमें अपहिल ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखो एटीपी रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात है, सिर्फ एक्टिव डिफ्यूजन में देखने को मिलती है, बाकी में नहीं मिलती है। ये चीज क्लियर? सेशन बढ़िया लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना। आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो जो ऑस्मोसिस है ना, वो एक सिंपल डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है? जो डिफ्यूजन है ना उसका स्पेशल टाइप है। क्या है? स्पेशल टाइप है। ठीक, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक, अब ये स्पेशल कैसे हुआ भाई? ऐसा क्या स्पेशल आ गया इस डिफ्यूजन में? तो देखो ये हमारा जो डिफ्यूजन था वो एक नॉन लिविंग सिस्टम में फॉलो हो रहा था, लेकिन ये लिविंग सिस्टम में फॉलो होता है। कहां फॉलो होता है? लिविंग सिस्टम में फॉलो होता है। ठीक, पहली चीज क्लियर। अब देखो जो डिफ्यूजन था वो गैस का भी कर रहा था, वो लिक्विड का भी कर रहा था, वो सॉलिड का भी कर रहा था, जबकि ऑस्मोसिस है ना वो सिर्फ लिक्विड का करेगा। किसका करेगा? लिक्विड का। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है? ओनली लिक्विड। ठीक, लिविंग सिस्टम। अब लिविंग सिस्टम क्या होगा? यहां पे होगा सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल बोल देते हैं, या फिर अब देखो यहां हाई कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा लो कंसंट्रेशन। ठीक है, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये लिविंग सिस्टम में फॉलो होता है। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड मीडियम को यूज किया जाता है, ना तो गैस को यूज करेंगे ना ही सॉलिड को यूज करेंगे। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब हाँ यहां लिख देता हूं भाई, जो प्रेशर होगा ना कि सोल्यूट और जो सॉल्यूशन, पहले एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, सॉल्यूशन। अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन से पहले आप लोग जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब देखो सोल्यूट क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने लिया 10 ग्राम चीनी को 100 ml पानी मतलब वाटर में हम लोग डिसोल्व करेंगे, 10 ये 10 ग्राम शुगर। ठीक है, इसको हम लोग किसमें डिसोल्व कर रहे हैं? 100 ml वाटर में। ठीक, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो तो हमारा सोलवेंट होगा, और जो जिसको हम लोग डिसोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? हमारा सोल्यूट। तो सोल्यूट हमेशा स्ट्रेंथ को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? स्ट्रेंथ को दिखाएगा, जबकि सोलवेंट किसको दिखाएगा? एक्सिस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एक्सिस को दिखाएगा। ये चीज क्लियर? सॉल्यूशन किनसे मिलके बना होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके बना होता है। अब मुझे ये बताओ कि मान लो अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। मान लो मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बहुत कम कर देता हूं और सोलवेंट को बढ़ा देता हूं तो फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा?
हाइपोटोनिक हो जाएगा। मान लीजिए इक्वली बैलेंस रखता हूं कंसंट्रेशन को, तो वो कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। अब ये चीजें एक दूसरे के कंपेयर में बात की जाती है। जैसे मान लीजिए ये है ब्लड सेल, ब्लड सेल की पीएच अराउंड 7.4 के समथिंग होती है, ठीक है। अब देखो इस पीएच के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ये सॉल्यूशन है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब देखो जब ब्लड सेल को हम लोग इस सॉल्यूशन में डिप करा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जा रहा है, जा रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जाएगा तो देखो क्या होगा, सेल्स फूलने लगेगी, टर्जिड हो जाएगी। क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जाएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि वाटर का मूवमेंट जब अंदर की तरफ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंडो ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडो ओस्मोसिस। ठीक, सेल टर्जिड हो जाएगी, एंडो ओस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो। अब ये सिचुएशन कब देखने को मिलती है, मान लीजिए बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर वाले सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, देखो अगर मान लीजिए बाहर वाला सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, वहां सोल्यूट कम है, वहां वाटर मॉलिक्यूल एक्सिस में है, तो वाटर मॉलिक्यूल कहां जाएगा, जहां पे उसकी क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारा, हाइपोटोनिक। कौन सा हुआ, हाइपोटोनिक। ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्लियर। अब आते हैं आइसोटोनिक। देखो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, मतलब जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में सेल्स कैसी दिखेगी, हमें फ्लैसिड दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इक्वली हो रहा है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है, बाहर की तरफ पानी जा रहा है सेल से, तो ये बाहर जो पानी जाता है उसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस कब होगा, जब बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक। कैसा सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक। बात क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भाई देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट स्ट्रेंथ को दिखाता है, सोलवेंट एक्सिस को दिखाता है। अब देखो यहाँ तीन टाइप के सॉल्यूशन लिए हुए। पहला है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम होगी, तो बाहर से पानी कहां जाएगा, अंदर सेल में जाएगा। वैसे ही आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। फिर देखो तीसरा, यह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी अंदर, जो सेल के अंदर पानी है वो कहां जाएगा, बाहर सॉल्यूशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स। मान लीजिए ये पूरी हमारी प्लांट्स की सेल है, ठीक है। अब ये प्लांट्स की सेल में जो बाहर की तरफ देख रहे हैं आप लोग, ये सेल वॉल है, ठीक। उसके अंदर जो ये सेल्स लेयर दिखाई दे रही है, भाई ये तो हो गई बाहर की सेल, दिख रहा है बाहर की सेल्स। अब इसके अंदर जो ये सेल्स दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये होती है अंदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर ये वैक्यूल्स हो गई, ठीक। अब देखो, जब पहली चीज ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा लिविंग सिस्टम में फॉलो होता है। पहली चीज याद रखना, कहां फॉलो होगा ये, ओनली लिविंग सिस्टम में। कहां फॉलो होगा, ओनली लिविंग सिस्टम में। ठीक, बात क्लियर। अब देखो, जब वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर आता है तो वो प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे सेल है, वैक्यूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है हमारा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा। अब जब अंदर आएगा तो ये एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसे बोलेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी नाम दे देंगे इसका, ठीक है। अब ओपी, ठीक, ओपी की एक खासियत है, ओपी का मूवमेंट हमेशा लो ओपी से हाई
ओपी की तरफ होगा। ठीक है, इसमें जो अगर आपसे पूछ ले कि वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक, तो वाटर का मूवमेंट कहां से, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये चीज क्लियर। अब देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है सेल पे, तो सेल क्या होगी, अंदर जा रहा है पानी तो सेल फूलने लगेगी, फैलेगी। जब वो फैलेगी तो वो क्या करेगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड होगी तो वो कैसा प्रेशर जनरेट करेगी, ये टर्गर प्रेशर जनरेट करेगी। तो ये अंदर से बाहर की तरफ लगता है। टर्गर प्रेशर कहां से लगता है, अंदर से बाहर की तरफ लगता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर कहां से लग रहा था, बाहर से अंदर की तरफ लग रहा था। ये बात क्लियर। अब देखो जो टर्गर प्रेशर है ना, सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। मान लो अंदर से प्रेशर ज्यादा लगने लग जाएगा तो सेल फट जाएगी, लेकिन फटने नहीं देती वो। भाई प्लांट्स की सेल इतनी जल्दी ब्रेक थोड़ी ना होती है, तो वो कैसे नहीं होगी, क्योंकि जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही वॉल प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो लग रहा था अंदर से बाहर की तरफ, वॉल प्रेशर लगेगा बाहर से अंदर की तरफ। ये चीज क्लियर। तो मैं लिख दूं यहां पे टर्गर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां लिखा हुआ ना कि सेल वॉल रीस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ सेल विथ वॉल प्रेशर, तो ये क्या करेगी, सेल को फैलने से बचाएगा। कौन बचाएगा, वॉल प्रेशर, ये सेल को फैलने से बचाएगा। जबकि टर्गर प्रेशर क्या करेगा, सेल को फैलाने का काम करेगा। बात क्लियर। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सॉल्यूशन में कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर लग रहा है, अंदर अंदर की तरफ लग रहा है, टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। तो असल में सेल के साथ मतलब सेल की सिचुएशन क्या बन रही है कि भाई उसको पानी की जरूरत है भी या नहीं भी। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये क्या होता है, एक तरीके का सक्शन प्रेशर होता है। ठीक, इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। भाई देखो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसका रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ कैसा होगा, डीपीडी इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी, ये एक रिलेशन है। ठीक, अब इससे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ये बात क्लियर, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी। अब मान लीजिए एक सेल एग्जांपल के तौर पे, ये ए सेल है हमारी और ये हमारी बी सेल है। ठीक, अब ए सेल का डीपीडी, डीपीडी मान लो 10 है और दूसरी सेल का डीपीडी 20 है। तो अब मुझे ये बताओ कि वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। मैंने बोला ना डेफिसिट, जहां कमी कम है वहां वाटर ज्यादा है। तो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यहां 10 है जबकि यहां पे 20 है। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, 10 से 20 की तरफ। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, ए से बी की तरफ। ये बात क्लियर। ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कभी कभी आपको ऐसे दे देंगे। अब वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने बोला ना कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। ये बात क्लियर। अब तुम लोग ऐसे याद रख लेना कि एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे बच्चे आजकल बहुत गेम खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया, वैसे ही होता है सीओडी, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आपको कॉल ऑफ सीओडी से क्या याद रखना है, सीओडी। तो सी से तो आपको कंसंट्रेशन याद रखनी है। ठीक, दूसरा ओ से क्या याद रखना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना है, ओपी। डी से आपको क्या याद रखना है, डीपीडी याद रखना है। क्या याद रखना है, डीपीडी। ये तीनों लो से हाई जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कहां से कहां जाएंगे, लो से हाई की तरफ जाएंगे, हाई की तरफ जाएंगे। ये बात क्लियर। अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि लो कंसंट्रेशन, अब लो कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की, ना कि सोलवेंट की। ठीक, तो लो कंसंट्रेशन सोल्यूट, अगर सोल्यूट कम है तो सोलवेंट ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ वाटर मूव करता है। वैसे ही लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। वैसे ही लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करेगा। ये बात क्लियर, आगे बढ़े।
अब देखो यहाँ डिफरेंट टाइप, जैसे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है तो सेल कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। ठीक, जब वाटर मॉलिक्यूल जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जाएगा तो सेल कैसी रहेगी, फ्लैसिड रहेगी। अब देखो हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहा है, ये देख रहे हो आप, सेल से बाहर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड। तो प्लाज्मोलाइज्ड को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म का ही तो लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, वो निकल के कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ। तो लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिख दूं, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था डीपीडी, डीपीडी वाला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसके बराबर होता है, ओपी, ओपी माइनस टीपी। ओपी मतलब अंदर जाने वाला, और टीपी क्या, टर्गर प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा था। अब मुझे बताओ, अंदर की तरफ पानी आ रहा है, अंदर की तरफ पानी आ रहा है, अब देखो बहुत सारा पानी आ गया, ये फुल्ली टर्जिड हो गई, कैसी हो गई, फुल्ली टर्जिड हो गई, जितना हो सकता था उतना टर्जिड हो गई। मतलब अंदर की तरफ पानी आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, अब जितना ही आ सकता था उतना आ गया, तो सेल क्या करेगी, उतना ही ट्रिगर प्रेशर लगाएगी बाहर की तरफ। तो ओपी किसके बराबर होगा, टीपी के बराबर होगा। ये बात क्लियर, अरे समझ में आ रहा है, ओपी किसके बराबर हो जाएगा, टीपी के बराबर। तो जब ओपी टीपी के बराबर है, इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, ओपी माइनस टीपी, तो किसी एक को रख दो आप, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डी पी डी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो फ्लैसिड, फ्लैसिड में जितना बाहर जा रहा था उतना ही अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर था वो कितना है, जीरो है, क्योंकि बराबर अंदर बाहर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी के, किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के। ये बात क्लियर। अब देखो प्लाज्मोलाइट, प्लाज्मोलाइट में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि जो टर्गर प्रेशर था ना वो लगना तो बाहर की तरफ था, लेकिन असल में ये तो उल्टा हो गया बेचारे के साथ, इसका पूरा पानी बाहर निकल के चला गया, तो टर्गर प्रेशर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टीपी कितना होगा, टीपी कैसा होगा, माइनस टीपी। ठीक, क्योंकि इसके साथ तो उल्टा हो गया ना। तो जब टीपी माइनस टीपी होता है तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी ओपी। अब देखो ओपी माइनस माइनस टीपी, तो जब दो बार माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओपी प्लस टीपी। ये बात क्लियर भाई। देखो अब यहां पे डीपीडी इसका तो जीरो है, इसका ओपी के बराबर है, फ्लैसिड का। प्लाज्मोलाइज्ड का क्या होता है, ओपी प्लस टीपी के बराबर है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप कि अगर मैं आपसे पूछ लू ऑर्डर, भाई डीपीडी हम लोगों ने अभी देखा था ना कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर का मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगर ऑर्डर की बात कर ले कि जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, मुझे बताओ। सबसे देखो सबसे कम डीपीडी किसका है, टर्जिड का। तो टर्जिड से कहां जाएगा, फ्लैसिड में, फिर फ्लैसिड से कहां जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड में। ये चीज क्लियर भाई, क्लियर। टर्जिड से कहां जाएगा, फ्लैसिड में, कहां जाएगा, फ्लैसिड में, फिर वहां से कहां जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड में। ये बात क्लियर। अरे समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो यहां तक था वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब असल में देखा जाए तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। भाई बोल रहे हैं ना हम कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है
उसकी जो रूट हेयर, ठीक है, तो रूट हेयर के थ्रू प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किन किन को एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बताओ भाई। इम्बाइबेशन नाम सुना है? जैसे मान लीजिए कोई सीड है, उसको अगर जर्मिनेट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, उसे इम्बाइबेशन प्रोसेस कहते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बरसात के समय में हमारे गेट जो पहले एकदम बढ़िया से खुल बंद हो रहे थे, वो अचानक से ही टाइट हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो लकड़ी, जो वुडन है, वो क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो भी एक इम्बाइबेशन प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, बोला ना कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इम्बाइबेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या कहलाती है? इम्बाइबेशन कहलाती है। यहां तक क्लियर? अब देखो, एब्जॉर्प्शन भी दो तरीके से होता है। एक तो बिना कुछ खर्च किए एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जबरदस्ती तो हो रहा है, लकड़ियां, गेट खराब हो जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो जो बिना एनर्जी के एब्जॉर्प्शन होता है, वो तो होता है पैसिव। कैसा होता है वो? पैसिव। ठीक। और एक होता है एक्टिव। एक कैसा होगा? एक्टिव। अब मुझे बताओ कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, ये ज्यादा होगा, क्योंकि आप बिना कुछ खर्च किए ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा 90% एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पैसिव प्रोसेस द्वारा 90% एब्जॉर्प्शन होता है। ओनली सिंगल 1% वाटर एब्जॉर्ब होता है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। वो भी कब? रात के समय में। रात के समय में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती प्लांट्स को। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है, तो वाटर का लॉसेस थोड़ा कम होता है। वो जितना भी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी कभी अगर जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर हम लोग देखते हैं ना कि गटेशन वाली एक जो एक्सुडेशन देखने को मिलता है पत्तियों की बूंद से, मतलब पत्तियों के जो कॉर्नर से, लीफ के जो टिप पार्ट होता है, वहां से वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती रहती है, तो उसे गटेशन या एक्सुडेशन प्रोसेस होती है वो। ठीक है, तो देखो, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एक होगा पैसिव, एक होगा एक्टिव। पैसिव प्रोसेस ज्यादा होती है, 90% एब्जॉर्ब जो होगा वो पैसिव प्रोसेस से होता है। ओनली सिंगल 1% एक्टिव प्रोसेस से होता है। ये कब होता है? नाइट के समय में होता है। ठीक, ये बात क्लियर? अब देखो, जो पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स, ठीक, वाटर प्लस मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स जिनका, क्योंकि देखो रूट्स के अंदर क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता जा रहा है मिनरल्स का। अब जब मिनरल्स यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, रूट में मिनरल्स, रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा है, रूट में मिनरल्स ज्यादा है, और सोइल में क्या है? मिनरल्स तो है लेकिन वाटर काफी ज्यादा है। भाई मिनरल्स तो है लेकिन वाटर काफी ज्यादा है। तो जब वाटर ज्यादा है तो इस सिचुएशन में ये कैसा है? भाई ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, जबकि रूट छोटी सी है। अब उस छोटी सी रूट में मिनरल्स भी है और वाटर भी है, तो वहां फिर मिनरल्स कैसे होते हैं? हाइपरटोनिक कंडीशन में होंगे। अब देखो, फिर भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना है, फिर भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना है। कहां से? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ऑलरेडी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग फिर एटीपी खर्च करेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, कि भाई लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एटीपी खर्च होगा। तो जो ये मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। ये बात क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, जो एब्जॉर्प्शन था हमारा, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन में दो टाइप के पाथवे फॉलो होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग देख रहे होंगे रूट, हाँ रूट, उसके बाद में एपिडर्मिस, फिर देखो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये होता है कोर्टेक्स। ठीक, उसके बाद में एंडोडर्मिस, फिर है वेसिकल्स। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन पाथवे यहाँ रूट से लेके वेसिकल्स तक जा रहा है। तो इसकी एक ट्रिक बता दूं भाई, रेस लगी है पीएम साहब की, तो वैसे तो रेस की स्पेलिंग RACE होती है, ठीक है, पीएम। तो आप ऐसे याद रखना, आर से रूट हेयर,
देन उसके बाद में एपिडर्मिस, ठीक, फिर उसके बाद में कोर्टेक्स, फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस। अंदर की तरफ जो होगी वो एंडो होगी, बाहर की तरफ जो होगी वो एपी होगी। तो रूट हेयर, देन उसके बाद में एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। फिर पी से याद रखना, जा तो जाइलम में रहा है, जल जा कहां रहा है, जाइलम में, लेकिन जाइलम कैसा होगा, प्रोटोजाइलम होगा। कैसा होगा, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और उसके बाद किसके पास जाएगा, मेटाजाइलम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, मेटाजाइलम के पास जाएगा। ये बात क्लियर भाई। रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद प्रोटोजाइलम, देन उसके बाद मेटाजाइलम। ये चीज क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, और एक तो बिल्कुल सीधा जा रहा है। कैसा जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये एकदम सीधा जा रहा है, जबकि दूसरा थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होके जा रहा है। तो जो सीधा जा रहा है, ये जो सीधा जा रहा है, असल में इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये प्रोसेस जो है वो फास्ट है, जबकि ये देखो इधर से यूं यूं करके जा रहा है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, स्लो होगी। ये बात तो समझ में आ ही रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, सेल्स। ये जो सेल्स है इनके बीच में यहाँ होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक। प्रोटोप्लाज्म के बीच, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सिस्टम है पूरा हमारा, तो प्रोटोप्लाज्म के बीच में से होके जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लिविंग सिस्टम से जा रहा है। कौन से सिस्टम से जा रहा है, लिविंग सिस्टम से जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिम्प्लास्ट। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा सिम्प्लास्ट। वैसे ही ये जो स्लो जा रहा है, अब देखो ये दो सेल्स के बीच ये जो डेड स्पेस है बिटवीन सेल्स, ठीक, डेड स्पेस से जा रहा है। अब डेड है तभी तो स्लो है, तो डेड स्पेस से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। एक हो गया सिम्प्लास्ट, एक हो गया एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट फास्ट होता है, जबकि एपोप्लास्ट स्लो होता है। क्यों, क्योंकि ये डेड सिस्टम में फॉलो होता है, जबकि एपोप्लास्ट लिविंग सिस्टम में फॉलो होता है। अब यहां देखो कि जो एक समय बाद ये एंडोडर्मिस वाला जो जोन देख रहे हो आप, यहां से दोनों कॉमन हो जाते हैं। तो कॉमन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही कैस्पेरियन बैंड्स, अब ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं एपोप्लास्ट को। जैसे ही एपोप्लास्ट एंडोडर्मिस में एंट्री करता है तो कैस्पेरियन बैंड्स के पास जाता है, फिर वो उन्हें पार नहीं कर पाएगा। जब पार नहीं कर पाएगा तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोर्टेक्स तक तो ये दोनों सेपरेट चलेंगे, एपो और एंडो, लेकिन एंडोडर्मिस के बाद से क्या हो जाएंगे, दोनों सिम्प्लास्ट हो जाएंगे। ये बात क्लियर, आगे बढ़े। एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन ऑफ सेप में थोड़ा सा देखो, ये वैसे भी वन शॉट टाइप से है, तो मैं जल्दी जल्दी रैप अप करता हूं। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, देखो पहले इसको जान लीजिए आप लोग। एसेंट ऑफ सेप, देखो ये मान लीजिए प्लांट्स की रूट है, ठीक। अब रूट से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। रूट से, कहां से, रूट से। ये मान लीजिए हमारी प्लांट्स की लीफ है, ठीक। इधर भी बना देता हूं, ये प्लांट्स की लीफ है। तो देखो रूट से लीफ कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है। किसमें से, जाइलम में से। जब वाटर का मूवमेंट कहां से, फ्रॉम रूट टू लीफ पोर्शन, अगेंस्ट या अंडर ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से, फ्रॉम रूट टू लीव्स, लीफ लिख देता हूं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ अंडर ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। जब ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में रूट पानी को कहां लेके जा रही है, लीफ तक, तो उसे हम लोग एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। वैसे ही ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ सेप, अब ये कहां, ये फ्लोएम में होता है। ट्रांसलोकेशन कहां होता है, फ्लोएम में। जबकि एसेंट ऑफ सेप ये कहां हो रहा था, जाइलम में। अब देखो यहां पे देखने वाली चीज, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो यहां ये हमारी है मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल, मीजोफिल सेल्स,
ठीक। अभी जो हमारी मेसोफिल सेल्स है, यहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हमारा मटेरियल क्या होगा? सुक्रोज होता है। ठीक, सुक्रोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज में। अब सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें। ठीक है, भाई ट्रांसलोकेशन होगा। यहां से हम लोग, सोर्स ये है हमारा, यहां से सिंक की तरफ लेके जाना है। अब देखना, जब मीजोफिल सेल से ये कहां जाएगा? कंपेनियन सेल में। जैसे ही ये कंपेनियन सेल में जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो देख रहे हो आप, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ओपी ज्यादा है। ठीक, यहां पे अब देखो, यहां पे ओपी ज्यादा है। अब ये जैसे ही यहां आएगा, कहां? सीव्स ट्यूब में। कहां? सीव्स ट्यूब में। तो देखो, मीजोफिल से किस में आया? कंपेनियन सेल में। किस में आया? मीजोफिल से कंपेनियन सेल से सीव्स ट्यूब में। किस में आया? सीव्स ट्यूब में। अब देखो, जैसे ही सीव्स ट्यूब में आएगा, ये यहां पे सीव्स ट्यूब में आएगा, तो देखो वाटर, जाइलम से फ्लोएम में वाटर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। हमने बोला ना कि भाई वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से, इधर मान लीजिए आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो है, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे वाटर मूव करेगा। तो जाइलम से फ्लोएम में आ गया। अब फ्लोएम में यहाँ सीव्स ट्यूब। अब जैसे ही यहाँ पे आता है तो पहली चीज कि जो कंपेनियन सेल से सीव्स ट्यूब में हमारा सुक्रोज आया, वो उसे बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग कर रहे हैं ना, सामान रख रहे हैं भाई। तो लोडिंग, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, लोडिंग भी एक्टिव है। और जब हम लोग, अब देखो यहां तक आ गया आपका भाई, मीजोफिल से कंपेनियन सेल से सीव्स ट्यूब में सुक्रोज आ गया। जैसे ही सुक्रोज आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। जैसे ही डाइल्यूट होगा तो ये धक्का लगाना शुरू कर देंगे। भाई ऊपर से प्रेशर धक्का लगाएंगे ना, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अब ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, ये कैसी होगी? पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन है वो कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक, ये चीज क्लियर। अब वापस जैसे ये नीचे आएगा तो फिर अब इसे देना है सिंक में, जहां स्टोर करना है। अब स्टोर में क्या होगा? अनलोडिंग होगी ना भाई। पहले तो लोडिंग हुई थी, अब अनलोडिंग होगी। तो जो अनलोडिंग होती है, वो भी कैसी होती है? एक्टिव होती है। तो यहां पे जैसे ही अनलोडिंग करेंगे तो ये जो हमारा सोल्यूट था, सोल्यूट कौन था? सुक्रोज। तो सुक्रोज कहां चला गया? सिंक में चला गया। सिंक में चला गया, जैसे ही ये सिंक में जाएगा तो यहां से जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कम हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नहीं सॉरी, जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा? वाटर मूव कर जाएगा। किधर? वापस जाइलम की तरफ। यही पूरा हमारा एसेंट ऑफ शेप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शेप की प्रोसेस है। समझ में आई? समझ में आया नहीं आया भाई? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ एसेंट शेप्स ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। बस इतना याद रखना है कि पॉइजन एंड एडिशन थ्योरी है, और डिक्सन एंड जोली ने दी थी। इसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते कि कोइजन होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ये किसके बीच में लगता है? सेम पार्टिकल। जबकि एडिशन है वो दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है। जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच दोनों सेम है, तो सेम के बीच में कौन सा लगेगा? कोइजन। जबकि एक सोइल है, एक वाटर है, तो सोइल और वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? एडिशन फोर्स कहलाएगा। ये बात क्लियर? तो कोइजन एंड एडिशन थ्योरी डिक्सन एंड जोली ने दी थी, इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़े भाई। देखो, लॉस ऑफ वाटर है ना, वो कितने तरीके से हो सकता है? एक वेपर की फॉर्म में हो सकता है, एक लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है। तो जो लॉस ऑफ वाटर है, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं भाई। लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में होता है। ठीक, एक होता है इवोपरेशन के फॉर्म में। ठीक, दूसरा होता है गटेशन, तीसरा हो जाएगा हमारा गटेशन। ठीक, अब देखो, जो ट्रांसपिरेशन है ना, यहां पे सिर्फ ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस
वेपर की फॉर्म में होता है, तो लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होगा, वेपर की फॉर्म में होगा। बाकी इन सब जगह लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन, एक टर्म आती है इवोपो ट्रांसपिरेशन, इवोपो ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन हमेशा नॉन लिविंग सरफेस पे होता है, जैसे सोइल से या फिर हमारा जो जैसे फ्लोर है, छत वगैरह है, वहां से वाटर का लॉस हो रहा है तो वो इवोपरेशन होता है। जबकि ट्रांसपिरेशन एक लिविंग सिस्टम से वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में लिविंग सिस्टम से जो वाटर का लॉस होगा वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इवोपो ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ये बात क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो जो ट्रांसपिरेशन है, वैसे तो देखो नुकसान अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्लांट्स के केस में ये नुकसान अच्छा है। जैसे वो एक कहावत है ना, सर्फ एक्सेल का एड आता है, दाग अच्छे है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन ये एक नेसेसरी, अति आवश्यक बुराई है। इसको क्या कहा गया है, एक नेसेसरी इविल कहा गया है। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जैसे ही वाटर का लॉस, मान लीजिए इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्लांट्स अपने आप को कैसे कूल करेंगे, कूल करने के लिए इन्हें वेपर, वाटर को वेपर फॉर्म में रिलीज करना होगा। जब वाटर वेपर फॉर्म में जाएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है, पेट्रोल को जब हम हाथ अपनी हथेली में लेते हैं तो जैसे ही पेट्रोल उड़ता है, वेपराइजेशन होता है, तो हमारी हथेली क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, कूलिंग का काम कर रहा है ना। तो वैसे के वैसे ही जब वाटर का लॉस होता है लीफ सरफेस से, तो लीफ को क्या करेगा, कूल कर देगा, ठंडा कर देगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है। बुराई तो है लेकिन फायदा क्या है, प्लांट की लीव्स को क्या कर रहा है, कूल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दो टाइप के ट्रांसपिरेशन लॉसेस दिखाए गए। पहला होता है फोलियर, मान लो जो प्लांट ने 100% वाटर एब्जॉर्ब किया था, उसमें से 99% वाटर ट्रांसपिरेशन द्वारा लॉस हो जाता है। कितना परसेंट, 99% ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाएगा, बचा 1%, कितना, 1%। ये काम आता है फोटोसिंथेसिस में। कहां काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब ये जो 99% है, इसका लॉसेस भी दो तरीके से होता है, एक होता है फोलियर, एक होता है लेंटिकुलर। फोलियर में भी दो, एक होता है स्टोमेटा के थ्रू, एक होता है क्यूटिकुलर के थ्रू। ठीक है, अब देखो जो मोस्टली इसी से होता है, 99.19% बोल सकते हो आप फोलियर को, और ये 0.1% होता है लेंटिकुलर से। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक होता है स्टोमेटा से, ये होता है 90 से 95%, स्टोमेटा के थ्रू होगा। एक होता है क्यूटिकुलर से। ठीक, तो जो क्यूटिकुलर से होता है ये हमारा 5 to 10% होता है। ये बात क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो काम की चीज ये है हमारी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर सबको पता है, लेकिन जो मोनोकोटिलीडन होता है उसमें जो हमारी गार्ड सेल देखने को मिलती है वो कैसी होती है, और जो डाइकोटिलीडन होता है उसमें जो गार्ड सेल देखने को मिलती है वो कैसी होती है। तो देखो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बीन शेप, जस्ट लाइक किडनी। तो किडनी शेप या फिर बीन शेप, जो किडनी शेप या बीन शेप होती है किसमें देखने को मिलती है, डाइकोटिलीडन में, डाइकोटिलीडन में देखने को मिलती है। जबकि ये देखो डंबल दिख रहे हैं बॉडी सॉडी बनाने वाले, तो ये डंबल शेप किसमें देखने को मिलती है, मोनोकोटिलीडन में देखने को मिलती है। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, गार्ड सेल के अंदर ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ ले न्यूक्लियस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है, गार्ड सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक, यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़े। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो स्टोमेटा का क्लोज और ओपन होना, देखो दो हार्मोन हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक होता है साइटोकाइनिन और एक होता है एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन तो स्टोमेटा को ओपन कराएगा, जबकि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो एक दूसरे के एंटी हुए ना। ओपनिंग में तो कौन काम आ रहा है, साइटोकाइनिन। क्लोज करने में कौन काम आ रहा है, हमारा एब्सिसिक एसिड। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग, तो यहां पे याद रखना H+ और पोटेशियम, एक थ्योरी चलती है, जब पोटेशियम इनफ्लक्स या तो अंदर आएंगे, जब पोटेशियम अंदर आता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, जब पोटेशियम बाहर जाता है एक्सफ्लक्स, ठीक, तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। दिन के समय में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल। अंदर गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज सोल्यूट। मैंने बोला ना सोल्यूशन किससे मिलकर बना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट।
तो ये क्या है, सोल्यूट। तो इंक्रीज सोल्यूट, जब सोल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज होगा तो पानी अंदर भाग के आएगा, ठीक है भाई। जब पानी अंदर भाग के आएगा, अब पानी जैसे ही अंदर आएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, तो टर्जिडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये बात क्लियर। तो एक चीज और याद रखना, मैंने बताया कि H प्लस और पोटेशियम के इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स से हम लोग स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ओपनिंग कब होगी, जब पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा, कहां, गार्ड सेल में, पहली चीज। और दूसरी चीज टर्जिडिटी, जो टर्गर प्रेशर है ना टीपी, अगर टीपी बढ़ता है तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन के लिए पोटेशियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का इनफ्लक्स और टर्जिडिटी का इंक्रीज होना स्टोमेटा को ओपन करेगा। जबकि इसका अपोजिट कर दो, पोटेशियम का एक्सफ्लक्स और टर्जिडिटी का डिक्रीज होना, ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। अब देखो यहाँ पे रात के समय में क्या होता है, लॉस ऑफ पोटेशियम आयन, बाहर चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे। बाहर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा सोल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो पानी एक जो ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर पानी जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये चीज क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो गटेशन, गटेशन क्या होता है, एक्सुडेशन, एक्सुडेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। भाई जो निकल के बाहर आ रहा ना, ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सोल्ट, मिनरल्स, इन सब का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो एक्सुडेशन ऑफ वाटर एंड सोल्ट, दैट इज नोन एज गटेशन। अब देखो गटेशन, जो ये गटेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस वजह से होती है, ये प्रोसेस होती है ड्यू टू रूट प्रेशर। किसकी वजह से होती है, रूट प्रेशर। अब मुझे बताओ कि अगर दिन का समय है तो रूट का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन दोनों चल रहा होता है। लेकिन रात में क्या होता है, ना तो फोटोसिंथेसिस होता है ना ही ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन रूट तो एब्जॉर्ब कर रही है, तो रूट प्रेशर इंक्रीज होगा। कब, नाइट में। तो नाइट में क्या होता है, रूट प्रेशर इंक्रीज होता है। जब रात में रूट का प्रेशर बढ़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो एक्सुडेट के रूप में बाहर निकल के आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गटेशन, ठीक है भाई। ये लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर सेशन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी हमारी जो सीरीज है उससे जुड़ जाइए, टारगेट 60, ठीक है। तो साथियों, चलो थैंक यू भाई। साथियों आपको मजा आया होगा और संडे सर के एफर्ट्स पूरे लगाए, है ना। और आप फटाफट से जाइए और हमारा जो प्रोजेक्ट 60 है वो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करें, यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का। तो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आपके फ्यूचर की हम सब जो है एक अच्छी कामना करते हैं, ताकि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ें और अच्छे से डिग्री करके आए और लाइफ में बेस्ट करें। थैंक यू।